नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उड़ान योजना के 8 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार तक ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मैक्सिको के ट्लाक्सकाला में भारत की दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली में आज विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा से अलग 15वां कलाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है सतत विश्व के लिए नवाचार और डिजिटल परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देश सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। एक निजी मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत की चर्चा की। आज भारत के पास और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये AI का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य AI से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल AI पावर की एडवांटेज है। और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही AI है, ये मोदी के पास डबल AI कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही AI है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी AI है एस्पिरेशनल इंडिया। कोविड-19 वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन और युद्ध जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्थितियां भी भारत को प्रभावित करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के सिर्फ 125 दिनों में 9 लाख करोड़ रुपए की लागत की ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और 15 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत की गई है। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। श्री मोदी ने कहा कि इन 125 दिनों के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $700 बिलियन से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रूस के लिए रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी समूह के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 और 23 अक्टूबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। कजान में आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ करोड़ों लोगों के लिए हवाई सफर संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापार और वाणिज्य तथा क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजारापू राम मोहन नायडू ने कहा है कि RCS उड़ान योजना ने देश में अवसरों और विकास की नई संभावनाओं को खोला है। आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की 8वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना ने नए आगंतुकों, निवेशकों और विकास के अवसर सृजित किए हैं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। श्री नायडू ने कहा कि योजना की शुरुआत से अब तक 86 नए हवाई अड्डे खोले गए हैं और 2,84,000 से अधिक उड़ानें संचालित की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में कुल 601 आरसीएस मार्ग स्थापित किए गए हैं और इस वर्ष 84 मार्ग संचालित किए गए हैं। We have brought in 86 new airports under the RCS scheme, 2 water aerodromes and 13 heliports which have connected the length and breadth of this great nation of India. And more than 1 crore 44 lakh passengers. These are, I'm talking about new passengers, passengers from tier 2 cities, passengers from lower backgrounds. 1 crore 44 lakh passengers have benefited from the Udan flights, and a total number of 2 lakh 84 Udan flights have been operational since the beginning of this scheme. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वीरगति प्राप्त शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने देश के पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके अटूट समर्पण की प्रशंसा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि ये अवसर पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए किए गए असीम बलिदानों का स्मरण करता है। श्री शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। श्री शाह ने कहा कि 36,468 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 216 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में वीर जवानों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल हुई है। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, आवास और छात्रवृत्ति से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई के नायगांव पुलिस मुख्यालय में शहीद पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। नागालैंड में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय कोहिमा में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें कर्तव्य पालन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS के अध्यक्ष प्रोफेसर तान एंग चे के साथ चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि चर्चा दोनों शैक्षणिक संस्थानों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मौजूदा अवसरों के प्रयोग और शिक्षा तथा अनुसंधान से जुड़े सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग से कई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच रक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए आज संयुक्त अरब अमीरात की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात नौसैनिक बलों के कमांडर रियर एडमिरल पायलट सईद बिन हमदान अल नहयान और वहां के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने 6,26,000 से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया है, जिसमें 5,000 से अधिक उपपंजीयक कार्यालय शामिल हैं।
उन्होंने आज नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण पुनर्सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष के बजट में व्यापक किसान रजिस्ट्री के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड के मैनेजमेंट और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमि संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सकेगा, राजस्व और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और नीति एवं नियोजन में सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना साझा की जा सकेगी, आदान प्रदान किया जा सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह, वित्त, सीआईडी, योजना और आबकारी सहित 12 विभागों की जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को बिजली और परिवहन सहित 3 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि श्री विपुल गोयल को शहरी निकाय, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री कृष्ण लाल पंवार को विकास और पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्री राव नरबीर को उद्योग और पर्यावरण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। श्री महिपाल सिंह ढांडा को शिक्षा विभाग और डॉक्टर अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरती राव को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया गया है, जबकि राज्य के स्वतंत्र प्रभार मंत्री राजेश नागर को खाद्य और आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य के मंत्री गौरव गौतम को युवा और खेल विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। चंडीगढ़ से अश्विनी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। जनता दल यूनाइटेड ने आज झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राजा पितर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। एनडीए के सीट बंटवारे के तहत जेडीयू को 2 सीटें दी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहस्पतिवार की सुबह तक इसके 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराने की आशंका है। आईएमडी द्वारा भीषण चक्रवाती तूफान दाना के मार्ग की जानकारी जारी किए जाने तथा उड़ीसा तट पर इसके दस्तक देने की पूरी संभावना के साथ राज्य सरकार ने तटीय जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर निकालने की तैयारी कर ली है। चक्रवात आश्रय स्थलों को तैयार रखा जा रहा है, जबकि चक्रवात के दौरान पेयजल तथा रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के लिए संभावित प्रभावित जिलों में जाने को कहा गया है, जबकि भुवनेश्वर में विशेष राहत आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे नियंत्रण कक्ष खोला गया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से लौटने को कहा गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मैक्सिको के टलास्काला में भारत की दीपिका कुमारी ने महिलाओं के रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्हें फाइनल में चीन की ली जियामन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषिक साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में पेंशन और पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को बहुत खराब श्रेणी में रखा है। बोर्ड ने पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उड़ान योजना के 8 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार तक ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मैक्सिको के टलास्काला में भारत की दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।